हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आई स्टूडेंट प्लस। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हम सभी हिस्ट्री से संबंधित सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने या फिर चाइल्ड ने। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन ने। थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री को पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? ये था थॉमसन। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है? बताइए। ऑप्शन दिया है, अस्कनी, परुष्णी, कुबा, क्रमु या फिर विषाद, शत्रुदी। किसका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुबा और क्रमु। कुबा ये काबुल नदी का पुराना नाम है। ऋग्वेद में इन सारी नदियों के पुराने नाम वर्णित हैं। अस्कनी ये किस नदी का पुराना नाम है? ये है चिनाब नदी का, चेनाब नदी। परश्वनी जो वर्तमान में रावी नदी है, इसको ऋग्वैदिक कालीन में क्या बोलते थे? परश्वनी। वैसे ही वितस्ता है, ये झेलम नदी का पुराना नाम है, झेलम नदी। जो व्यास नदी है उसको ऋग्वेद में किस नाम से जानते थे? इसका नाम है विपासा, व्यास नदी का। राइट। तो जो ये दो नदियां हैं, कौन सा? कुबा और क्रमु। कुबा और क्रमु ये कहाँ पे पड़ती हैं? वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ती हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? श्रावस्ती, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? जो प्राचीन श्रावस्ती हुआ करती थी उसका नगर विन्यास किस शेप का था? ऑप्शन से वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार या फिर आयताकार। किस शेप का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार ऐसे। राइट। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसी मान्यता है जो श्रावस्ती वो राम के बड़े पुत्र लव की राजधानी हुआ करती है। राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। जो लव थे उनकी राजधानी का नाम था श्रावस्ती। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यापनीय। क्या? यापनीय किसका एक संप्रदाय था? आपको बताना है यापनीय किसका एक संप्रदाय था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था। वैसे तो हम सभी जानते हैं जैन धर्म को दो संप्रदायों में बांटा गया है। कौन से? एक है श्वेतांबर और दूसरे हैं दिगंबर, जो कि बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते हैं। इसके अलावा एक तीसरा भी संप्रदाय था जिसकी स्थापना श्री कलश नामक एक श्वेतांबर आचार्य ने की थी। उसका नाम क्या था? यही यापनीय। इसकी स्थापना किसने की थी? यापनी संप्रदाय की श्री कलश नामक एक श्वेतांबर आचार्य ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म का। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे, किस जगह पे भगवान बुद्ध ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरे धर्म में, मेरे संघ में स्त्रियों के प्रवेश की भी अनुमति है? ये कहाँ पे किया था भगवान बुद्ध ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। और ये किसके कहने पे किया था? परम शिष्य जिसका नाम था आनंद के अनुरोध पे भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को अपने संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। और जो सबसे पहली स्त्री या महिला थी जिन्होंने दीक्षा ली थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। इन्होंने सबसे पहले दीक्षा ली थी। ये पहली स्त्री थी जो इस संघ में शामिल हुई थी। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? यानी कौन ऐसा शासक है
जिन्होंने अपने सिक्कों पे भगवान बुद्ध का चित्र अंकित किया है? बताइए। ऑप्शन ए है विम कडफिसस, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है नाहपान, या फिर ऑप्शन डी बुद्ध। किसने अपने सिक्कों पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क ने। ये किस वंश का शासक था? ये था कुषाण वंश का शासक, कुषाण वंश का शासक। इसने अपने सिक्कों पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की थी। इसके अलावा जो ऑप्शन ए है, क्या, विम कडफिसस, इसकी खासियत क्या है? इसने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, और उस पर किसके चित्र मिलते हैं? शिव और नंदी के। शिव, भगवान शिव और नंदी के चित्र इसके सिक्के पे हुआ करते थे, और इसने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पातंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। अच्छा, किस राजवंश के समय में वह फले फूले? यानी कि पाणिनि और पतंजलि किस राजवंश के टाइम पे हुए थे? ऑप्शन से, ऑप्शन ए पुष्यभुक्ति, कुषाण, शुंग, या फिर गुप्त। किस शासनकाल में पाणिनि और पतंजलि हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुंग वंश में। जो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, जो पुष्यमित्र शुंग था उसके गुरु का नाम क्या था? पतंजलि ऋषि। पाणिनि की एक फेमस बुक है, एक संस्कृत की व्याकरण बुक है, नाम क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ये संस्कृत व्याकरण की एक बुक है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो पुष्यमित्र शुंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? धनदेव के अयोध्या अभिलेख से। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से यह पता चलता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था यह एक ब्राह्मण शासक था, और इसने अपने जीवन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत किसने किया था ये उपाधि धारण? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर श्रीगुप्त। तो ये किया था चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? विक्रमादित्य। इसके शासनकाल में एक चीनी यात्री था, नाम था फाह्यान। फाह्यान इसी के शासनकाल में भारत की यात्रा पे आया था। और जो वेनसांग था, वेनसांग ये भी एक चीनी यात्री था, ये भी भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, और ये आया था भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में, ये भी याद रखिएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? जो जैन विद्वान जो हेमचंद थे, ये किसकी राज्यसभा में रहते थे? ऑप्शन ए है अमोघ वर्ष, ऑप्शन बी कुमारपाल, ऑप्शन सी जयसिंह सिद्धराज, या फिर ऑप्शन डी विद्याधर। बताइए किसके शासनकाल में हेमचंद जी रहा करते थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारपाल। जो कि चालुक्य वंश का एक राजा हुआ करता था। कुमारपाल ने हेमचंद को अपना आध्यात्मिक गुरु माना था। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। सही युग्म को चुनिए। एलोरा की गुफाएं निर्माण किसने कराया था? शक नहीं, गलत। ये राष्ट्रकूटों ने निर्माण कराया था, तो ये मैच नहीं हो रहा। महाबलीपुरम इसका निर्माण पल्लवों ने कराया था। और मीनाक्षी मंदिर ये कहाँ पे है? मदुरई में। तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये पांड्य वंश के शासकों ने कराया था, पांड्य वंश के। और जो लास्ट वाला है खजुराहो, ये चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। ये चंदेल जो कि मैच कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो का मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था? ये चंदेल वंश।
ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसने बनाया था? राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने या फिर राणा उदय सिंह ने? जो चित्तौड़ में स्थित कीर्ति स्तंभ है उसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा ने कराया था इसका निर्माण। और इसका निर्माण कब क्यों कराया था? इसका निर्माण मालवा के शासक जो महमूद खिलजी था उस पे विजय की याद में, इन्होंने जो मालवा का शासक था महमूद खिलजी, इस पे विजय प्राप्त की थी, इसी की याद में इन्होंने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान ये वही था जिसने मोहम्मद गोरी के साथ 1191 और 92 दोनों साल तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा था। ये कौन था? इसको बोलते थे पृथ्वीराज तृतीय। हालांकि तराइन के फर्स्ट वॉर में ये विजयी रहा, लेकिन तराइन के सेकेंड वॉर में ये हार गया था और इसी के पश्चात भारत में तुर्कों का शासन शुरू हुआ था। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। गीत गोविंद ये किसकी रचना है? गीत गोविंद की रचना किसने की थी बताइए? तो गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ये जो गौड़ नरेश लक्ष्मण सेन थे उनके दरबारी कवि थे। किसके? लक्ष्मण सेन जी के, लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे जयदेव जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सुमेलित करना है। एक साइड में सूची फर्स्ट में स्मारक दिया है और सूची सेकंड में उसके निर्माता किसने बनाया था। तो पहला क्या है? ए क्या दिया है? अलाई दरवाज़ा दिल्ली, ये किसने बनाया था? ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, ये तो एक से मिल जाएगा। नेक्स्ट बुलंद दरवाज़ा और फतेहपुर सीकरी ये अकबर ने बनाया था, ये ठीक है। मोती मस्जिद आगरा का, मोती मस्जिद आगरा का शाहजहां ने बनाया था और मोती मस्जिद जो दिल्ली का है औरंगजेब ने बनाया था। तो सारे मैच कर रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 किस में है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी? इक्ता मतलब होता क्या था? इक्ता यानी कि जो सैनिक हुआ करते थे उस टाइम, उनको वेतन के बदले उनको एरिया दे दिया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो इक्ता व्यवस्था है ये शुरू की थी इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश को बोलते हैं गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम। और जो बलबन है, बलबन को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं जिले इलाही, जिले इलाही। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो औरंगजेब था ये वीणा बजाने में प्रवीण था। राइट, इसके अलावा जो अकबर था, अकबर को नगाड़ा बजाने में दक्षता हासिल थी। अकबर नगाड़ा और औरंगजेब वीणा वादक। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना नहीं है। तो ए क्या है? बाबर खानवा का युद्ध। हाँ, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, ये ठीक है। चौसा का युद्ध, हाँ चौसा का युद्ध कब हुआ था? ये 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, ये भी मैच कर रहा है। हल्दी घाट का युद्ध ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, ये भी ठीक है। और बल्ख का युद्ध नहीं, बल्ख का युद्ध ये शाहजहां के साथ हुआ था, ये जहांगीर नहीं, गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो बल्ख का युद्ध है वो शाहजहां के शासनकाल में कब हुआ था? 1646 ईस्वी में, 1646 ईस्वी में। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? अब इसमें बताना है जो सही है, सुमेलित है। तो ऑप्शंस दिए हैं, बताइए इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
तो देखिए पहला क्या है, ऑप्शन ए क्या है, खुलदाबाद। जो खुलदाबाद है औरंगाबाद का पुराना नाम है। तो खुलदाबाद में किसका मकबरा है, ये है औरंगज़ेब का मकबरा। तो ये सलीम चिश्ती का मकबरा नहीं है, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी में किसका मकबरा है, इमामुद्दौला का मकबरा, नहीं ये भी गलत है। आगरा में औरंगज़ेब का, ये भी नहीं है। दिल्ली में अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा, हाँ ऑप्शन डी सही है। जो अब्दुल रहीम खाने खाना थे उनका मकबरा दिल्ली में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये मैच कर रहे हैं, बाकी सुमेलित नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से जुड़ा नहीं था। जो ऑप्शंस दिया है उसमें से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है CR दास, चितरंजन दास। ऑप्शन बी है S सुब्रमण्यम अय्यर। ऑप्शन सी एनी बेसेंट, या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये चितरंजन दास थे, इनका संबंध होम रूल लीग से नहीं था, होम रूल आंदोलन से बिल्कुल नहीं था। इन्होंने स्वयं 1922 ईस्वी में 1922 में एक स्वराज नाम की पार्टी बनाई थी। बाकी जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और S सुब्रमण्यम अय्यर, तीनों होम रूल आंदोलन से संबंधित थे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। जो मंगल पांडे थे वो कहाँ के थे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बैरकपुर छावनी। ये बैरकपुर छावनी के एक सैनिक थे। ये भी पूछता है कि ये किस रेजिमेंट के थे। ये 34वीं रेजिमेंट थी बंगाल की, 34वीं बंगाल की नेटिव आर्मी की जो रेजिमेंट थी 34वीं, इसमें एक सैनिक थे, राइट। और इनको फांसी कब दी गई थी, 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को। इसी के पश्चात 10 मई 1857 में मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन तो दिया किंतु इसका परिणाम नहीं देख सके, बताइए। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन डी है चितरंजन दास। वो कौन थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन को समर्थन तो दिया था लेकिन इसका परिणाम देखने के लिए जीवित नहीं रहे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, कब, 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। और इसी दिन जो बाल गंगाधर तिलक थे इनकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, इसलिए ये इस आंदोलन का परिणाम नहीं देख सके थे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी। ये क्वेश्चन पिछले सेशन में भी था, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी। इन्होंने भूमिगत रहकर इस आंदोलन को जारी रखा था, किसको, भारत छोड़ो आंदोलन को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था कौन। ऑप्शन ए RC मजूमदार, ऑप्शन बी ताराचंद, ऑप्शन सी BD सावरकर, या फिर ऑप्शन डी SN सेन। कौन था, इसका आंसर भी दे दिया है, ऑप्शन डी। कौन थे ये, SN सेन। इनकी बुक थी, इनकी बुक का नाम था 1857। देखिए शुरू में तो RC मजूमदार को ही 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से मना कर दिया था। इसलिए फाइनली किसको चूज किया गया भारत सरकार द्वारा, SN सेन को इस हेतु नियुक्त किया गया। और इनकी प्रसिद्ध बुक क्या है, 1857, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनके संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए, मैच कराइए। कुकी विद्रोह,
तो देखिए कुकी विद्रोह एक्चुअली ये जनजातीय विद्रोह था, तो ये हुआ था त्रिपुरा में, तो ये 4 से मैच होगा। कुका विद्रोह, कि कुका विद्रोह कहाँ का है? पंजाब का है। पावना विद्रोह, पावना विद्रोह कहाँ का है? बंगाल का है। और जो बिरसा मुंडा विद्रोह ये बिहार का है। तो मैच कराइए। ए का 4 किस में है? ए, सी और डी तीनों में है। अच्छा, कुका विद्रोह बी का 1 किस में है? बी का 1 सी और डी में है। अच्छा, पावना विद्रोह सी का 2 किस में है? सी का 2 ऑप्शन डी, मात्र एक ऑप्शन डी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये कहा था, ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, चित्तरंजन दास ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? ये कहा था ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। ये किसका कथन था? महात्मा गांधी का। देखिए, स्वदेशी और असहयोग आंदोलन के टाइम पे बड़े पैमाने पे विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। इस कृत्य को जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने निष्ठुर बर्बादी नाम दिया था। इन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था, जबकि जो गांधी जी थे इसे सर्वोत्तम उपाय बताया था। किसको? विदेशी कपड़ों की होली जलाने को, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? मैच कराना है, सही कूट मैच कराइए सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को। सन 57 में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? झांसी में किसने किया था? झांसी में किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। लखनऊ में किसने किया था? लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल ने। कानपुर में किसने किया था? कानपुर में किया था, अच्छा, फैज़ाबाद में किसने किया था? फैज़ाबाद में किया था मौलवी अहमद शाह ने। और जो कानपुर का विद्रोह था इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था तात्या टोपे और मौलवी अजीमुल्लाह ने। तो मैच कराइए। ए का 4 किस में है? ए और बी में। बी का 3 किस में है? बी का 3 ए में। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपनी पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? बताइए। ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन सी है अहमदाबाद की हड़ताल, या फिर ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह। सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में कब किया था महात्मा गांधी ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद की हड़ताल। ये कब हुई थी? 1918 में। 1918 में। हालांकि जो गांधी जी का पहला आंदोलन था वो चंपारण आंदोलन था, चंपारण, लेकिन उसमें उन्होंने आंदोलन किया नहीं था, भूख हड़ताल किया नहीं था, उन्होंने बस वार्निंग दी थी। लेकिन जो अहमदाबाद की हड़ताल है उसमें गांधी जी ने 21 दिन तक हड़ताल और 3 दिन तक भूख हड़ताल किया था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? बताइए। ऑप्शन से आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, या फिर प्रार्थना समाज। तो किसने किया था शुद्धि आंदोलन? ये किया था ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज ने, और इसके प्रवर्तक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में। इसके अलावा ब्रह्मो समाज या ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1829 में। 1829 में। प्रार्थना समाज, अब प्रार्थना समाज का देख लेते हैं। तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1867 में, 1867 ईस्वी में, राइट। और जो आर्य समाज थे इन्होंने नारा दिया था वेदों की तरफ लौट आओ, वेदों की तरफ लौट आओ, और घर वापसी इनका नारा था, राइट। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, फिर से सूची मिलाइए। एक साइड में लेखक और दूसरे साइड में उनकी बुक्स, कृतियाँ। तो ए क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनकी कौन सी बुक है, आनंद मठ, बिल्कुल सही है। और बी है माइकल मधुसूदन दास, इनकी बुक कैप्टन लेडी, ये भी ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी बुक गोरा। और सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग। सब मैच कर रहा है, तो 1 2 3 4, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला। करेक्ट आंसर बताइए इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा बताइए, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को। इसके अलावा जो लॉर्ड मेयो था, इसके शासनकाल में भारत की सबसे पहली जनगणना हुई थी। कब, 1872 ईस्वी में पहली जनगणना। लॉर्ड कर्जन, इसके शासनकाल में, इसके टाइम पे बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं के सही कालानुक्रम पता करें। ऑर्डर में बताना है आपको। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 को, 42 में। कैबिनेट मिशन योजना, बेवेल ऑफर, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो 1-3 ये तो रहेगा। 1-3 किस में, ए और सी दोनों में मैच कर रहा है। 1-3। और बेवेल योजना कब आई थी, ये 45 में आई थी, 45 में। कब, 14 जून 1945, बेवेल ऑफर। और कैबिनेट मिशन ये 46 का है, सबसे एंड में आया था कैबिनेट मिशन, 24 मार्च 1946। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1-3-4-2। 1-3-4-2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। अब स्टेटमेंट बेस्ड ए बी क्वेश्चन है। एक कथन दिया है, उसका कारण दिया है, और उससे बेस्ड कौन सही है बताना है, कौन सा ऑप्शन। कथन क्या है, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया, ठीक है। कारण, साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों के दोनों सही है। और जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, निम्न घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये भी ऑर्डर में बताना है आपको। अंतरिम सरकार का गठन, ये कब हुआ था। कैबिनेट मिशन का पहुंचना, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई प्रारंभ करना, और जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना। बताइए, तो अंतरिम सरकार एक कब गठित की गई थी। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, ये हुआ था 24 अगस्त 1946 को, ये वाला 1946 24 अगस्त। और कैबिनेट मिशन का पहुंचना, ये कब पहुंचा था भारत। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा, ये आया 24 मार्च, ये अगस्त था और ये मार्च, 24 मार्च 1946। इसमें डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर डेट आपको याद नहीं है तो देखिए, आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, जो मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई हुई थी, ये भी 46 में हुई थी। कैबिनेट मिशन भी भारत कब पहुंचा था, 46 में, 1946 में। और अंतरिम सरकार का भी गठन 1946 में हुआ था, इसलिए आपको तिथि पता होनी चाहिए, राइट। और लास्ट है, जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना, ये कब किया था, 14 जुलाई 1945 को। तो ऑर्डर में यदि आप देखेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। DBCA, पहले डी, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए। 45, 46, 46, 46, राइट। तो ये था आज का सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि ये सेशन आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद,